हेलो फ्रेंड्स, सैम्पल पेपर 1 के इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे। क्वेश्चन नंबर 31 में है पुलिस रिलेटेड क्वेश्चन है 2 bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string। ये स्ट्रिंग जो है massless है। The string passes over a pulley which is frictionless। पुली भी frictionless है। The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity g is g/2, g/5, g/10 और g। ये निकालना है। तो ये एटवुड मशीन है और यहाँ पर हमें सबसे पहले एक सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। या तो हम 2 सिस्टम कंसीडर करें, 4 kg का और 6 kg का, और अलग अलग उस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं, या हम एक ही सिस्टम कंसीडर करें। यहाँ पर हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो 4 kg और 6 kg को टुगेदर एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 4 kg का मास यहाँ पर है और 6 kg का मास यहाँ पर है और ये टाइड है। 6 kg पर एक फोर्स लग रहा है 6g, ये वेट है इसका, इसको हम यहाँ पर ऐसे दिखाएं, और 4 kg पर जो लग रहा है वेट वो है 4g, और ये ऊपर जा रहा है कोई एक्सलेशन से ऐसे जा रहा है। 6g जो 6 kg पर लग रहा है वो 6 kg है, 4 kg है। इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में जिधर मोशन है उधर ही 6g लग रहा है, और ये 4g जो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। मोशन इधर है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको ऐसे दिखाएंगे। जस्ट हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हमने एक स्ट्रेट टेबल पर बिठा दिया है और उसके बाद में ये एक्सलेशन से मूव कर रहा है राइट साइड में। अब यहाँ पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या है, F = ma, और यहाँ पर F जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है। इसमें जो फोर्सेस यहाँ पर टेंशन जो है स्ट्रिंग में, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्सेस लगते हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। और यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस 2 हैं, एक 6g और एक 4g, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसे हम लिखते हैं 6g - 4g। माइनस इसलिए क्योंकि 6g और 4g का डायरेक्शन अपोजिट है। इसको टू मास, सिस्टम का मास है 4g, 4 किलोग्राम एंड 6 किलोग्राम, सो 10 किलोग्राम। और एक्सलेशन जो हमें पता करना है, तो यहाँ से हमें तुरंत एक्सलेशन पता चल गया, 6 - 4 2g डिवाइडेड बाई 10, सो g/5। ये हमें तुरंत पता चल गया और आंसर हो गया सेकेंड, g/5। इसे यदि हम चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। हम क्या करते कि इसमें ये पुली है और ये 4 kg है और ये 6 kg है। इसमें टेंशन T ऊपर लग रहा है, 6g भी इसका वेट नीचे लग रहा है, यहाँ पर 4g का वेट नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है। यहाँ पर जो टेंशन है वो भी बाहर है, टेंशन बाहर है। टेंशन हमेशा बॉडी का जो है सो अपोज करता है, और ये ऊपर जा रहा है एक्सलेशन A से, ये नीचे आ रहा है एक्सलेशन A से। अब हम दोनों का अलग अलग, यहाँ पर जो सिस्टम हमारा है 2 सिस्टम है। सिस्टम हमारा है, एक सिस्टम है 4 kg और दूसरा है हमारा सिस्टम 6 kg। 4 kg पर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, F = ma। F कितना है, 4 kg यहाँ पर है, ये 4 kg जो है सो एक्सलेशन, इसमें एक टेंशन है T माइनस ये 4g वेट है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो जा रहा है एक्सलेशन A। T का जो डायरेक्शन है वही A का डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और ऐसे ही सिस्टम जो 6 kg का जो सिस्टम है उसको कंसीडर करें इधर, तो टेंशन यहाँ पर 6g नीचे के पहले लिखेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन एक्सलेशन का डायरेक्शन में है, -T = 6a। टेंशन का डायरेक्शन और A का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस है। इस 6g का डायरेक्शन जो है एक्सलेशन के डायरेक्शन में है इसलिए वो प्लस है। अब 1 और 2 को यदि हम ऐड कर दें तो ये T और ये T कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास लेफ्ट साइड में बच गया 2g और राइट साइड में हो गया
ये m नहीं होगा, ये 4a होगा, 10a, और यहाँ से a इक्वल टू g/5 आ गया। जो पहले लाए थे वही फिर आया यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही इक्वेशन है एग्जैक्टली जो पहले वाला इक्वेशन था, क्योंकि t यहाँ कैंसिल हो गया, और फर्स्ट केस में हमने t कंसीडर किया ही नहीं था, जस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस कंसीडर किया था। तो ये है पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक्स से। इन ए यू ट्यूब, ये यू जैसा ट्यूब है, यू के शेप में, एज शोन इन द फिगर, वाटर एंड ऑयल आर इन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ट्यूब रेस्पेक्टिवली। इस साइड में वाटर है, उस साइड में ऑयल है। द हाइट्स फ्रॉम द बॉटम, तो फॉर द वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज हाउ मच, ये आप पूछ रहे हैं डेंसिटी, ऑयल का डेंसिटी क्या है, जबकि वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है। ये एक्चुअली डेंसिटी है, रो है, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोस्टैटिक में यहाँ पर हम प्रेशर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर जो है सो खुला हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, कहीं भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में हर एक जगह प्रेशर सेम होता है इन इक्विलिब्रियम। यदि प्रेशर सेम नहीं हुआ तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मास मूव करने लगेगा। ये इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये ऑब्वियस है कि इक्विलिब्रियम में है। यदि इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो ये इसमें मूवमेंट रहेगा। तो हम हमारे लिए हम ये लाइन कहीं भी ले सकते हैं। हमारे लिए ईजी है कि हम बॉटम वाला लाइन लें, क्योंकि यहाँ से हमें डिस्टेंस पता है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को हम कहें ए और इस पॉइंट को कहें हम बी। और दोनों ही पॉइंट पर हमारा प्रेशर सेम है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और ये प्रेशर कितना होता है, प्रेशर जो है सो होता है रो जी एच। रो डेंसिटी हुआ, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट ऑफ द कॉलम। तो यहाँ ये पर प्रेशर कितना हुआ, एक्चुअली यहाँ पर प्रेशर जो है सो एक तो इस वाटर कॉलम की वजह से होगा, और दूसरा ऊपर से भी प्रेशर लग रहा है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोनों ही हमारे पास है, पी नॉट प्लस रो जी। ये रो को हम लिखते हैं रो डब्ल्यू, वाटर का डेंसिटी है क्योंकि हम दो लिक्विड है, जी एच हाइट इक्वलेंट कितना है वाटर का 15 सेंटीमीटर, 15 लिख दिए। बी पर कितना है, फिर प्रेशर जो है सो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो यहाँ से लग रहा है इस ऑयल के थ्रू यहाँ तक आएगा, प्लस रो जी एच आपकी ऑयल है जी, और हाइट, ये हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर। आप चाहो तो 15 को 15/100 कर सकते हो, और नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो वैसे ही चला गया, और उसके बाद में वो 100 जो है सो फैक्टर आउट हो जाएगा, तो उसका ज़रूरत नहीं है। जी और जी भी फैक्टर आउट हो गया। तो हमारे पास बचा रो ऑयल इक्वल टू हाउ मच, रो डब्ल्यू टाइम्स 15/20, राइट। और रो डब्ल्यू है 1000, ये हुआ 5 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 4, 3/4, 3/4 75%, सो 75% 750 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका डेंसिटी का यूनिट हम किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है और ये डायमेंशनलेस है। तो 750 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये हमारा डेंसिटी आ गया ऑयल का। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है अपने सुविधा के मुताबिक, जहाँ से कि हमें डिस्टेंसेस पता है, और दोनों ही पॉइंट पर जो है प्रेशर सेम कर देना है। ये वाटर के वजह से प्रेशर है, प्लस ऑफकोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वो दोनों बैलेंस हो जाता है, और उसके बाद में हमें पता चल जाएगा कि इसका डेंसिटी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैकेनिक्स से है, नॉट मैकेनिक्स नहीं, ये अंग्स मॉडुलस से है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ये वायर ऑफ लेंथ एल, एक वायर है, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट से यहाँ पर ऐसे है, और इसका लेंथ है एल। आगे द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेज टू L1 when mass m is suspended from its free end। ये है फ्री एंड, इसको दूसरा फिगर में बनाते हैं। अब जो मास है इसका, अब जो इसका लेंथ है वो हो गया L1, L से थोड़ा बड़ा हो गया L1,
ऐसा कब हो रहा है? जब इस पर हमने एक लोड दे दिया। ये लोड कितना है? कैपिटल एफ का। ये कैपिटल एफ का लोड दिया, इतना वेट लगा तो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया। लेंथ कितना बढ़ा? इतना। और ये क्या है? L1 माइनस एल। हमें क्या बताना है? यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस के लिए फार्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है लेंथ के साइड, लेंथ के पैरेलल लग रहा है। खैर, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है? जो चेंज है, चेंज डेल्टा एल बाय इसका लेंथ। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है? नहीं, स्ट्रेस जो है सो एक इक्विलिब्रियम में है, तो जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो हर जगह लगेगा। और उसी को कहते हैं स्ट्रेस। वो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो चाहता है कि हम अपना पुराना लेंथ में आ जाए वापस। उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। यदि हम उसको एरिया से डिवाइड कर दें तो स्ट्रेस है जो है फोर्स बाय एरिया है। तो फोर्स यहाँ पर जो mg है, जो बाहर से लग रहा है वही अंदर से इनसाइड है इसका, और वही स्ट्रेस है। स्ट्रेस एक्चुअली इनसाइड में होता है, ये बाहर वाला नहीं। बाहर तो जस्ट कैलकुलेट करने के लिए होता है। इक्विलिब्रियम में ये दोनों सेम हो जाता है। खैर, एरिया कितना है? एरिया को ए देते हैं, एरिया ए साइड लिखा हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। और चेंज कितना हुआ इसका लेंथ? ये L1 माइनस एल और एल। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था? यंग्स मॉडुलस। ये निकल गया FGL बाय ए टाइम्स L1 माइनस एल। यहाँ से देख लेते हैं, ये 3 का है, ये 3 का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है। यहाँ क्वेश्चन है कि a body attains a height equal to the radius of earth. The velocity of the body with which it was projected is, ये हमारी धरती है और इसका रेडियस है r, सेंटर है, और ये कितना दूर तक गया? यहाँ से कुछ स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया तो कितना ऊंचाई तक गया? ये इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ तक, कुछ यहाँ तक किया। ये इसको हम b कहते हैं और ये है हमारा r है। ठीक है, किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया था? v स्पीड से, वो भी बताना है। इसको हम पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं। ये कितना है? √2gm/r। ये एस के वेलोसिटी है, याद कर कीजिए एस के वेलोसिटी कितना होता है, पढ़ेंगे √2gr। और जी जो है यहाँ लिखते हैं कैपिटल G m/r² होता है। फिर इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2gm/r। ये एस के वेलोसिटी है, तो एस के वेलोसिटी से यदि हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो एस्केप कर जाएगा, वो धरती के पूरा ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरा बाहर चला जाएगा। ये 3gm/r है, उससे भी ज़्यादा है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा। ये है gm/r, ये हो सकता है, और ये है क्वार्टर ऑफ gm/r, 1/4 ऑफ gm/r। तो ये दोनों पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पर यदि कोई और उपाय नहीं है ये देखने के लिए कि ये दोनों में कौन होगा बिना कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, जस्ट हम देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं। ए और बी पर जो है सो टोटल एनर्जी सेम है। ए पर एनर्जी होगा UA प्लस काइनेटिक एनर्जी, और बी पर होगा UB और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। ए पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? -gm/2r। ये क्या रही है? क्या पूरा डिस्टेंस सेंटर से, और इससे आगे नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। और UB यहाँ पर कितना है? ये है -gm/r। और काइनेटिक एनर्जी कितना है? हम उसको ½ ले लेते हैं और हमें भी निकालना है। इसको इस साइड ले जाएंगे तो ½ कितना हो गया? ये हो गया gm/r और ये हो गया -gm/2r। तो हमें आ गया gm/2r, यहाँ पे v² हो गया। ये इसमें एक चीज़ तो भूल गए, एनर्जी है तो दोनों मास रहेगा, और ये मास जो है हर जगह से कट गया यहाँ से। तो ये भी हो गया हमारा 2gm/2r।
तो दो दो फैक्टर आउट हो गया और हमें मिल गया GM/R, पहला वाला सही हुआ। तो इस तरह से पहला वाला सही हो गया। ये है, तो ये काफ़ी ईजी है, जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाना है और हमें पता चल जाएगा कि इसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रोलिंग मोशन है। A solid cylinder of mass capital M and radius capital R rolls down an inclined plane of height h without slipping. So कुछ इस तरह से यहाँ से रोलिंग शुरू करते हैं। ये टॉप पर A हाइट h दिया हुआ है और आता है यहाँ नीचे। ये रोलिंग कर रहा है, रोल करते हुए आ रहा है, प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग मतलब विदाउट स्लीपिंग। विदाउट स्लीपिंग कहने का मतलब स्लीप नहीं कर रहा, कभी जो भी आ रहा है नीचे घूम के आ रहा है, इस तरह से घूमते हुए आ रहा है। और जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, वहाँ पर v इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड होता है और एक बार इसका डेरिवेटिव लेंगे तो अल्फा इक्वल टू, अल्फा नहीं इसको एक्सलेशन कहते हैं, लीनियर एक्सलेशन, और ये अल्फा आर, ये एंगुलर एक्सलेशन है, ये लीनियर एक्सलेशन है, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये वैलिड होता है प्योर रोलिंग मोशन में। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि इसका स्पीड क्या है। यहाँ पर तो इसको ए पॉइंट कहें, इसको बी पॉइंट कहें, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ए और बी दोनों ही पॉइंट पर इसका एनर्जी सेम है। ए पॉइंट पर कितना एनर्जी है, 3 एनर्जी होंगे। एक होगा पोटेंशियल एनर्जी U, दूसरा होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और तीसरा होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तीनों चीज़ फिर यहाँ बी के लिए लिखेंगे, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बी। सबके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा इसका वेलोसिटी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh प्लस ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये यहाँ पर किस स्पीड से चल रहा है, ये जैसे स्टार्ट किया यहाँ से चलना, तो उसने यही कहा है कि उसने वहाँ से स्टार्ट किया चलना, तो वो भी 0 है। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो भी 0 है क्योंकि स्टार्ट ही किया है, तो भी 0 है, ओमेगा 0 है। यहाँ पर भी 0, ओमेगा 0। लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हमने हाइट यहीं से मेजर करना शुरू किया था, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, mg 0, mg टाइम्स 0। और ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये भी से इधर चल रहा है और ये ओमेगा इक्वल टू v/r से रोटेट कर रहा है। और ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है, यहाँ पर mgh हो गया, ये हमारा है हाफ mv² हाफ आई कितना है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये सॉलिड सिलेंडर का वही होता है जो डिस्क का होता है, mr² 2। यहाँ मास जो है सो के हमें स्मॉल एम ही लिखते हैं, स्मॉल एम लिख चुके तो ही ठीक है, क्वेश्चन में कैपिटल एम दिया हुआ है। और ये ओमेगा जो है सो कितना होगा v/r, क्योंकि प्योर रोलिंग है, ओमेगा जो है सो v/r होगा, तो v²/r²। ये r² खत्म हो गया, तो कितना बच गया mv²/2 और यहाँ पर बचा mv²/4। तो ये कितना हो गया 3mv²/4 और इधर है mgh, तो v कितना हो गया, ये m और m तो चला गया, v हो गया 4gh/3 सेकेंड वाला। तो यहाँ पर जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं और हमें इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वेलोसिटी क्या होगा तो हमें पता चल गया।
यदि आप चाहें तो यहाँ पर काइनेटिक्स भी लगा सकते हैं, उसका टॉर्क वगैरह देखकर जो है सो अपने तब कंसीडर करना पड़ेगा फ्रिक्शन, और इसका इक्वेशन ऑफ मोशन फिर लगाना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और वही आंसर तभी मिलेगा। लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उससे अच्छा तो यही है कि यही बनाएं, इस तरह से बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 36 है, ये सेकंड सेक्शन का है, और इस 15 क्वेश्चन में से आपको केवल 10 क्वेश्चन बनाने हैं। और 36 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। A thermodynamic system is taken from state A to B along ACB and is brought back to A along BDA as shown in the figure। ये हमारा फिगर है, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और A से B तक इस रास्ते से ले जाया जाता है, और इसको वापस लाया जाता है B से A तक अगेन BDA से। एक साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में हमें पता है कि उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है, क्योंकि वापस नहीं आ गया। ये हर एक स्टेट पॉइंट पर उसका एक इंटरनल एनर्जी होता है, वो चेंज नहीं होता। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय, वर्क डन कितना हुआ। तो जब ये देखिए प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम, ये क्या है, यही वर्क डन है। इसका यूनिट जो है सो एनर्जी का यूनिट है, ये वर्क डन है। तो जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क डन होगा एरिया अंडर वो प्लॉट जो है, सो ये पहला वाला जो है एरिया अंडर ये प्लॉट A to B भाया C। और सेकेंड केस में जब यहाँ से वापस आ रहा है तो वर्क डन कितना होगा, आपकी ये होगा इस एरिया अंडर ये वाले का BDA। ये जो वर्क डन हो रहा है यहाँ पर देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब A to B जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम। और इस केस में अब यहाँ पर वॉल्यूम घट रहा है, मतलब कोई दूसरा बाहरी एजेंट जो है, एक्सटर्नल एजेंट, वो वर्क डन कर रहा है सिस्टम पर, वर्क डन ऑन सिस्टम। तो वर्क डन बाय सिस्टम को यदि हम प्लस लेते हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। तो ये हमारे जो फर्स्ट टाइम जो है A to B गया बाय C, तो ये हमारा एरिया था, बड़ा वाला एरिया, उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा इस सेकेंड एरिया, इस एरिया को माइनस कर देते हैं, तो जो हमें बच जाता है ये वो हमारा हो गया एरिया जो हमें वर्क डन देगा उस साइक्लिक प्रोसेस में। सो वर्क डन ड्यूरिंग दिस कंप्लीट साइकिल। तो आंसर हो गया ए, एरिया ऑफ ACB DA, एरिया ऑफ ACB DA, ACB DA, ये थर्ड का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। 2 पॉइंट चार्जेस A and B हैविंग चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q, सो ले लेते हैं प्लस Q एंड माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं डिस्टेंस R है, अपार्ट, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कितना होगा, अब दोनों ऑपोजिट फोर्स है तो माइनस लगेंगे, और Q स्क्वायर, एक यहाँ पर हम K लिखते हैं क्योंकि क्यों बार बार जो है सो हम इसको 1/4πε0 लिखें, यदि जरूरत हो तो इसको लिखेंगे, अभी माइनस जस्ट K लिखते हैं, और डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर होगी। सेकेंड टाइम क्या कर रहा है, 25% ऑफ चार्ज, ये केस फर्स्ट है। केस 2, यहाँ पर जो चार्ज है 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B, यहाँ पर कितना था A और B, इसको मानते हैं, यहाँ चार्ज था Q, उससे 25% निकाली तो बच गया 12 ना, इतना चार्ज बच गया, और यहाँ पर जो चार्ज है उसमें ओला ऐड कर दिए, ये जो 4 आना यहाँ से लिया वो ऐड कर दिए, एक माइनस से प्लस है तो ये हो गया फिर माइनस 0.75 Q। अब भी चार्ज सेम है, जस्ट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है जो शुरू में भी था,
चार्ज कंजर्वेशन लॉ देखना पड़ेगा। यहाँ नेट चार्ज टोटल सिस्टम का कितना था, 0, अब भी 0 है। अब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, उसको F प्राइम कहते हैं। अब ये रिलेशन देना है कि दोनों फोर्स के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये काफ़ी इजी है। हमें दो इक्वेशन मिल चुका है, F इक्वल टू ए और F प्राइम इक्वल टू ए। F प्राइम का वैल्यू निकालना है। यहीं से जो ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये 0.75 का स्क्वायर। इसको 2 ना मान के इसको 2 मानते हैं और हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। सब चीज़ कट गया, कैंसिल हो गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, नीचे में 1 बचा, और या ऊपर में जो है सो ये 0.75 का स्क्वायर बचा। ये तो 3/4 है, 3 चवन्नी उसका स्क्वायर, तो 9/4, 4 का स्क्वायर 16। तो F प्राइम कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 9F/16, 9F/16 फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। अब यहाँ पर क्या है कि 27 ड्रॉप्स है ऑफ सेम चार्ज, सेम साइज, और चार्ज टू 220 वोल्ट। ये 27 हमारे पास छोटे छोटे हैं ये ड्रॉपलेट्स, और सबको चार्ज किया गया है 220 वोल्ट तक। तो एक स्फीयर का, एक स्फीयर है, ड्रॉपलेट है तो स्फीयर है, इसको जब हम चार्ज करते हैं तो हमारा या इसके बाहर में जो है पोटेंशियल है वो कितना होता है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इस पर जो चार्ज आता है पाई आर। तो यहाँ से हमें चार्ज पता चल जाएगा, चार्ज हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स भी। इसको हम जस्ट कांस्टेंट के कहते हैं, और आर भी। ये चार्ज इस पर आ रहा है, इस तरह से 27 है, सबका चार्ज सेम, सबका रेडियस सेम है, मतलब चार्ज सेम है, सब पोटेंशियल भी सेम है 220, तो सबका चार्ज सेम है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज हो गया QT 27 टाइम्स एक तो चार्ज 27, और एक चार्ज है KR भी, अभी 220 है, ठीक है। अब क्या किया उसने, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, ये सारे को मिलाकर जो इस तरह से 27 जो ड्रॉप्स हैं उस सबको मिला दिया, एक बड़ा सा ड्रॉप बनेगा। उस बड़ा ड्रॉप्स का मान लेते हैं रेडियस जो है, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप RB, बिग ड्रॉप है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा, उस पर जो चार्ज है वो होगा, यही फार्मूला लगाएंगे, ये कांस्टेंट, उसका रेडियस, और वहाँ पर जो चार्ज आएगा हमें नहीं पता, वो वहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा उसका पोटेंशियल हमें नहीं पता है, ये भी यही निकालना है मुझे। क्वेश्चन में बताया, पूछा गया है कि ये V प्राइम कितना होगा, तो V प्राइम होगा Q/KR⁻B। अब Q यहाँ से रख देते हैं, ये Q में से टोटल Q है, चार्ज कंजर्व है, इस 27 को जब मिला देंगे तो चार्ज तो डिसअपियर होगा नहीं, वो चार्ज लॉस नहीं होगा, चार्ज कंजर्व है। तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो कितना है, इसको लिखने के बजाय है यहीं पर वैल्यू बैठा दें, QT है 27 KRB, और ये है KR⁻B। K तो चला गया, और B हमें पता है 220 है। अब RB पता करना है, RB मतलब कि B का जो ड्रॉप है उसका रेडियस। अब रेडियस निकाल रहे हैं, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, सब छोटे छोटे ड्रॉप को मिला करके हमने एक बना दिया बड़ा ड्रॉप। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, राइट, वॉल्यूम जो है सो कांस्टेंट है, मैंने वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2, वॉल्यूम ये 27 का जो वॉल्यूम है, 27 का जो वॉल्यूम है वो एक अकेला इसका वॉल्यूम है, और 27 का कितना वॉल्यूम है, एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R3, ये छोटा जो ड्रॉपलेट है उसका रेडियस है, और यहाँ पर हो गया इसका वॉल्यूम 4/3 पाई
बड़ा जो ड्रॉपलेट है उसका हमने लिखा था रेडियस आर बी, उसका पावर क्यूब है 4/3, ये खत्म हो गया, 4/3 खत्म हो गया। यहाँ आया 27, हम उसको लिखते हैं 3⁻3, इधर लिखते हैं RB⁻3, और यहाँ से देख लेते हैं दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो बेस भी सेम होगा। RB जो है सो 3 आ गया, 3 सेंटीमीटर। इसी 3 सेंटीमीटर को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें V प्राइम निकल जाएगी। V प्राइम है 27 टाइम्स RV बाय R⁵P, मैंने लिख दिया उसे। V कितना है 220, अब इसका वैल्यू लिख देते हैं लास्ट में। RB जो है 3 है, यहाँ पर तो R भूल गया, ये 3R पावर कितना है, ये 3R आ गया, 3R, तो 3R, ये R भी चला गया, तो ये कितना हो गया 1980 इतना वोल्ट, ये आंसर हो गया। तो छोटे छोटे जो चार्जेस जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सारे जो 220 वोल्ट से कनेक्टेड हैं, तो सब कुछ चार्ज उसने एक्टिवेट किया, और यदि उस सबको मिला के बड़ा ड्रॉपलेट बना देंगे तो उस पर अकेले बहुत ज़्यादा वोल्ट आएगा, क्योंकि चार्ज को कंजर्व करना है, ये जो चार्ज को कंजर्व करना है, तो 1980 वोल्ट आएगा, 1980 वोल्ट एक 4 का। ये था इलेक्ट्रिक स्टडी से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। ये सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन लगता है। ए मास m, यहाँ पर है मास m मूव्स इन ए सर्किल ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मूथ कहने का मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन 0 है, विद वेलोसिटी vn, ये vn नहीं v0 होगा, ये विद वेलोसिटी v0 से मूव कर रहा है इस तरफ से, एंड रेडियस भी दिया हुआ r0। द मास इज अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग विच पासेस थ्रू ए स्मूथ होल। ये मास जो है सो स्ट्रिंग से अटैच्ड है और इस होल से पास करता है, स्टेबल में के बीच में सेंटर में होल बनाया गया है और वहां से पास करता है in the plane as shown in the figure. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r0/2। अब इसका टेंशन को इंक्रीज किया जाता है, उसको पुश किया जाता है, तो टेंशन स्ट्रिंग इंक्रीज होगा और ये अब जो है सो मूव करेगा थोड़ा नज़दीक में आकर, ठीक से बना नहीं, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से मूव करेगा छोटा रेडियस में, उसका रेडियस है r0/2। फाइंड वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। द फाइनल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज, अब जब यहाँ पर मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितना है वो बताना है। ये सर्कुलर मोशन में है, और सर्कुलर मोशन में है फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। स्लोली ये सेकंड पोजीशन जो है सो एक्वायर्ड किया है। इससे ऑल द टाइम इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मोशन के परपेंडिकुलर है, और जो एक्सिस जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है उससे होकर क्रॉस कर रहा है। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक टेंशन जो है इधर है, एक टेंशन इधर है, और ये जो है सो दोनों ही उस एक्सिस के से होकर क्रॉस कर रहा है जिस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि हमारे पास टेबल है तो उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में, ये उसके अबाउट ये एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो जो टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क इसमें लग रहा है, एक्सटर्नल टॉर्क वो 0 हो गया, ये होता है r×f, और यहाँ पर r जो है वही 0 है, क्योंकि r और f के बीच में जो एंगल है वो सेम है ना, 0 डिग्री है। r भी इधर और f भी इधर, इस फोर्स को देखें तो r और f दोनों एक डायरेक्शन में। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि ये r वेक्टर टच कर दिया एक्सिस को तो टॉर्क 0 हो जाएगा, या फिर एंगल के हिसाब से समझ सकते हैं तो 0 है। कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है mvr। वैसे आप जान सकते हो एंगुलर मोमेंटम r×p होता है, r तो r हो गया और p जो है mv, और उसके बीच के एंगल r और p के बीच के एंगल p, इसका मोमेंटम जो है सो इधर है,
टेंजेंशियली, और आर जो है वो रेडियली है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। तो आर प्लस पी, आर पी साइन थीटा साइन 90 है, वो छोड़ देते हैं उसको। आपको ऐसे भी याद रखना है क्या, एल इक्वल टू एम वी आर होता है। एम वी आर कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट केस में M1 V1 R1, सेकेंड केस में M2 सेम है, हम लिख देंगे नेक्स्ट टाइम R2। M1 सेम है, V1 कितना है दिया था, V0 है, R कितना है, R1 कितना है वो भी दिया हुआ है कि ये R है, R0 है, फर्स्ट केस में जब वो बड़ा सा सर्किल मूव कर रहा था। सेकेंड केस में मास तो सेम है, वेलोसिटी हमें पूछा गया, R0 कितना है वो बताया कि ये R0 उसका हाफ हो गया है, रेडियस जो है सो R0/2 हो गया है, M चला गया, R0 चला गया, M चला गया, R0 चला गया, V2 कितना आया, ट्वाइस ऑफ V0, ये आंसर है। ये V0 है, वो काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम V2 स्क्वायर, हाफ एम V2 स्क्वायर, सो 4V0 स्क्वायर, तो 2m V0 स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है a rigid ball of mass m strikes a rigid wall at 60 डिग्री, जैसे फिगर में दिखाया गया, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड, इधर से आया इधर से रिफ्लेक्ट हो गया, विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी इलास्टिक कोलिजन, एनर्जी कंजर्व्ड रहता है इलास्टिक कोलिजन। एज shown in the figure, the value of impulse imparted by the wall on the ball will be। अब इम्पल्स पूछ रहा है कि इम्पल्स जो लगेगा बॉल पर, वॉल लगाएगा इम्पल्स बॉल पर और बॉल लगाएगा इम्पल्स वॉल पर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इम्पल्स जो है उसको पूछ रहा है, इम्पल्स होता है कितना, इम्पल्स को आप कह सकते हैं एफ टी या चेंज इन मोमेंटम, यही इम्पल्स है, एफ टी ही चेंज इन मोमेंटम है। आप न्यूटन का सेकंड लॉ से देख सकते हैं कि एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यहाँ सब सीधे देख सकते हैं कि ये जो चेंज इन मोमेंटम है वो हो जाएगा फोर्स, यदि मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल टी, डेल्टा टी जब बहुत छोटा होता है तो ये फोर्स ऐसे डिफाइन होता है। तो यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं कि ये इम्पल्स जो है वो डेल पी ही होता है। ये इम्पल्स जब ज़्यादा होता है तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है। आप इस चीज़ को आप पढ़े होंगे कि जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे ले जाता है, उससे क्या होता है वो टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है और चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, शुरू में कुछ स्पीड है और बाद में उसको रूट का जीरो होना है, तो उतना उसका मोमेंटम चेंज होना है, और ये जो है सो फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। यदि टाइम बढ़ा देंगे तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगा और हाथ में चोट नहीं लगेगा उतना। खैर यही इम्पल्स में बताना है, चेंज इन जस्ट मोमेंटम बताना है। आप देखिए बॉल का मोमेंटम में कितना चेंज आया, शुरू में इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, इसका दो कंपोनेंट होगा, यदि वहाँ पर ऐसे देख लें, एक एक्स एक्सिस में होगा, इधर हम मानते हैं एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये वेलोसिटी भी है, एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट ये वाला होगा v cos 60। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ऊपर से आया, इसको ले या इसको ले बात एक ही है। ये एंगल कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं एंगल, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और इसका कंपोनेंट आ गया इधर v cos 60 i, और जे वाला नीचे आएगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलता है, माइनस में होगा, ये नीचे आ रहा है v sin 60 डिग्री i, v cos 60 में हाफ i और v sin 60 में √3/2 या जे होगा। फाइनल क्या होगा, इसी तरह से इसको हम निकाल सकते हैं, इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, ये v cos 60 i, अब i जो है सो इस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, यदि हमारे पास इस तरह से है तो इसका दो कंपोनेंट ऐसे होता है, एक इधर और एक इधर, और ये तो हमेशा डाउन में ही है जे, ये भी √3/2 क्योंकि ये भी sin 60 डिग्री हुआ जे। अब चेंज कितना आया दोनों में,
वी एफ माइनस वी आई, ये चेंज है। ये तो दोनों में सेम है, ये जे जे दोनों का साइन सेम है, केवल यही चेंज आया। इसको माइनस लिखना भूल गए, ये माइनस तरफ है ना वी एफ का। ये हो गया वी बाई टू आई माइनस वी बाई टू जे आई अगेन, तो माइनस वी आई। और ये मोमेंटम ने यहाँ पर तो हमने वेलोसिटी लिखा, मोमेंटम तो मास लिखना भूल गए, मास एम एम हर जगह एम। तो ये हमारा आंसर हो गया एम भी। यहाँ पर एम भी हो गया, उसमें डायरेक्शन का बात है नहीं, तो जस्ट एम भी इसका मैग्नीट्यूड हमें देखना है, तो एम भी है। यहाँ टू एम भी नहीं है, यदि यही हमारा यही जो इधर से आता 90 डिग्री पर और वापस चला जाता, पी से आता और पी से ही वापस जाता, तो चेंज होता टू पी, मतलब टू एम भी। मान लेते भी से आता और भी से वापस जाता, तो चेंज हो जाता टू भी, तो मोमेंटम में जो चेंज होता है टू एम भी, वही इम्पल्स है। ये जो चेंज किया, इसके पार्टिकल का जो मोमेंटम चेंज किया, कोई तो किया होगा, अपने आप तो नहीं होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ के मुताबिक यदि मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर ये दीवार लगा रहा है, दीवार ने इसको चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, उतना ही मोमेंटम दीवार का भी चेंज होगा, लेकिन दीवार फिक्स्ड है, बहुत बड़ा मास है, इन्फिनिटी मास है, तो जो चेंज वेलोसिटी में जीरो है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14।